श्री कर्नल सिंह जी से आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा आकर हमें मार्गदर्शन दें, हमें बताएं। श्री राकेश तिवारी जी, माननीय न्यायमूर्ति। धन्यवाद। मेरे साथ मंचस्थीन बुद्धिजीवीगण, सभागार में उपस्थित भाइयों और बहनों, प्रेस और मीडिया, अभी आपने सबको सुना कि हमें क्या क्या परेशानी होती है। जब मैं कहता हूं तो मैं इस एक अधिवक्ता के रूप में बोल रहा होता हूं, एक जज के रूप में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि जो कठिनाइयां आपने महसूस करी हैं, जो आपके ऊपर आई और जिनसे आपने पाठ किया, उनसे बहुत कठिनाइयां होती हैं अपना केस जज के सामने प्रस्तुत करने में। अब ये अंग्रेजी भाषा कहां से न्यायालय की भाषा बन गई? भाई हम सब तो हिंदवासी हैं, हमारी भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा थी जो ज़्यादातर प्रचलित थी, आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी। तो जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हुआ करते थे, उन्होंने इस बात का ध्यान अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी रखा, उसको बनाते समय, फ्रेम करते समय। क्या क्या उन्होंने कहा संविधान में? उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि हिंदी भाषा दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं को बचाना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन को या संविधान को इस तरीके से बनाया कि हमारी, क्योंकि हिंदी विलुप्त हो रही थी हमारे इस प्रोफेशन में। अंग्रेजी में बहस, अंग्रेज जज होता था और कुछ गिने गिने लोग होते थे जो अंग्रेजी में बहस कर लेते थे। बाकी सब जो उनके क्लाइंट्स होते थे वो बड़े बड़े राजा, जमींदार हुआ करते थे उस जमाने में। और उस जमाने में वकील की फीस मुट्ठी में दी जाती थी, यानी एक मुट्ठी फीस है, इसका मतलब एक मुट्ठी सोना। और जो काउंसिल होते थे, आपके पीछे गाउन पहनते हैं आप लोग, तो उसमें चौकोर सा पीछे बना रहता है और सीनियर काउंसिल के पीछे पोटली टाइप की बनी रहती है, उसमें क्लाइंट धीरे से फीस उसकी डाल देता था। तो ये अंग्रेज और जनता के बीच में कौन होता था? वकील होता था। और ये उनका, ये अंग्रेजों का या जज का और वादी का, उसके बीच में ये बफर होता था, ठीक है, ताकि कोई अगर न्यायालय में गड़बड़ होती है तो वकील साहब संभालेंगे उसको, ये उत्तरदायित्व होता था। इसी तरह से कार्य हिंदी में कभी नहीं हुआ। अंग्रेज जजों ने एक परंपरा निकाली, उन्होंने कहा हम रीडर रखेंगे। आपको मालूम है रीडर क्यों रखा जाता है? रीडर इसलिए रखा जाता था कि वो जज और वकील साहब के और उसके बीच का एक आदमी होता था जो जज साहब को अगर कोई बात नहीं समझ में आती थी वो उसको समझाता था। और जज साहब जो हैं वो अपने रीडर पे ही विश्वास करते थे। अगर आप कोई बात कहेंगे तो नहीं, अगर रीडर ने उस बात को कह दिया तो सही, आपकी बात नहीं, रीडर की बात सही। तो एक रिपोर्टेड केस है प्रीवी काउंसिल का, साइटेशन तो मुझे अभी याद नहीं है। तो जैसे आप लोगों ने अभी सुना वक्ताओं को कि ट्रांसलेशन में क्या प्रॉब्लम होती है। तो केस था कि एक आदमी का मर्डर हो गया, उसकी हत्या कर दी गई, एक तूर का खेत था वहां। अधीनस्थ न्यायालय से वो व्यक्ति जो जिसको कहते थे हत्यारा है वो बरी हो गया, नहीं उसको सजा हो गई, सॉरी उसको सजा हो गई। अपील में केस हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट की भाषा इंग्लिश, अंगल भाषा अंग्रेजी।
तो वकील साहब ने बहस करी, माय लॉर्ड वेयर द मर्डर टुक प्लेस पूर वाज स्टैंडिंग। तो बताया नहीं, उससे ये बात उन्होंने हिंदी में कही। रीडर ने इसको ट्रांसलेट के करके कहा, वेयर द मर्डर टुक प्लेस माय लॉर्ड पूर वाज स्टैंडिंग देयर। बस जज साहब ने कहा कि हाउ कुड इट बी, the main witness Tur has not been brought before the court, she has not been examined, where is Tur? उन कागजों में ढूंढा डाला, वकील साहब ने Tur कहीं नाम ही नहीं था। तूर करो, तूर तो दाल होती है, तो वो दाल के खेत में मर्डर हुआ था। उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन ये हो गया कि तूर जहां वहां तूर खड़ी थी, खेत में तूर थी उसका, एंड दैट मैन वाज acquitted, क्योंकि विटनेस नहीं, जो आई विटनेस था वही नहीं था वहां पे। तो देखिए ट्रांसलेशन में ये भी गड़बड़ी होती है कि फैक्ट क्या कहता है और जो आदमी ट्रांसलेट करता है उसको किस भाव से ट्रांसलेट करता है। दूसरा, देखिए इनसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी, उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी, वकील साहब आधी अधूरी अंग्रेजी जानते हैं, आधी अधूरी हिंदी जानते हैं। इसी से कहिए कि आप बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, क्लिष्ट हिंदी नहीं, शुद्ध खड़ी बालक भाषा में जो आपको समझ में, अपने दिल से बोलिए। देखिए तो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होंगे जो बोल लेंगे, बहुत कम लोग होंगे जो अपनी याचिका हिंदी में दाखिल कर सकेंगे, और बहुत कम जज होंगे जो हिंदी में जजमेंट दे सकें। और कोशिश भी की जाती है, ऐसा नहीं कि जजेस कोशिश नहीं करते या वकील कोशिश नहीं करते। वकीलों ने कोशिश करी, एक याचिका दाखिल कर दी, जज साहब ने निर्णय दिया। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, समस्या वहां आती है जब आपको हिंदी का डिक्टेशन, या थोड़े इंग्लिश के शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि आप लोग समझ सके, हिंदी का डिक्टेशन या शॉर्ट हैंड लेने वाले मिलते ही नहीं हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में, मैं अपने सामने की बात कर रहा हूं, कुल 5 टाइपिस्ट ऐसे थे आशुलिपिक या शॉर्ट हैंड वाले जो हिंदी लिख लेते थे। उनमें से 2 रिटायर होने वाले थे अगले 2 महीने में, कुल संख्या 3 की थी। कोशिश की गई कि भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बुला लिया जाए, अधीनस्थ न्यायालय से कुछ हिंदी के, क्योंकि हमारे यहाँ अधीनस्थ न्यायालय में हिंदी में काफी काम होता है, लेकिन वहां से कोई हाई कोर्ट नहीं आ रहा था। क्यों? डर था, जज साहब का डर था, कोर्ट का डर था कि वहां पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या कहर गिर जाएगा हमारे ऊपर, कैसे हम वहां काम करेंगे। हम तो वहां काम के बारे में जानते ही नहीं कैसे काम होता है। आज स्थिति यह है कि पहले हिंदी, और ये जो ट्रांसलेटर्स थे जो हिंदी को अंग्रेजी में अनुवादित करते थे वो खत्म हो गए, इंग्लिश वो डिपार्टमेंटल ट्रांसलेटर का खत्म हो गया, टाइपिस्ट खत्म हो गए। अब हिंदी भाषा को हम कैसे, हम राष्ट्रीय कैसे हम करें कि हर न्यायालय में आ जाए? ये तो बड़ी मुसीबत वाली बात है ना, जब आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका नहीं है, बेसिक फैब्रिक आपके पास नहीं है, तो आप कैसे करेंगे काम? यहां से समस्या शुरू होती है। तो सबसे पहले एक काम किया हरियाणा ने एक एक्ट बनाया, 1961 का है, आई टेल यू। तो उस एक्ट में उन्होंने कहा हरियाणा क्षेत्र की जो भाषा है वो है हिंदी, और अब सारे कार्यक्रम कोर्ट के जितने कार्यकलाप होंगे सब हिंदी में होंगे। यानी चाहे वो ट्रिब्यूनल हो, चाहे अधीनस्थ न्यायालय हो, चाहे और कुछ हो, कार्यक्रम हिंदी में होगा। आप लिखेंगे भी हिंदी में, पढ़ेंगे भी हिंदी में। देखिए इसका एक उदाहरण आपको दिखाते कैसे हिंदी ने जाए कुछ जवानी शुरू करी। आप किसी थाने में चले जाइए, अनुभव होगा आप लोगों को, कुछ लोगों का अनुभव होगा, आप इंग्लिश में या अंग्रेजी में एप्लीकेशन देके देखिए, और थानेदार कहता है भाई तो हमें अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी में लेंगे, हम तो मना कर देता, कहता है हम लेंगे ही नहीं, आप जो हम पढ़ सकें
जो हम समझ सकें, जो भाषा हम जाने उस भाषा में आप दीजिए लिख करके। और ऐसा भी नहीं है, हिंदी तो मातृभाषा है आपकी, हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा है, हिंदी में लिख दीजिए। हम ये भी नहीं कह रहे कि आप उसको तमिल में लिखिए, कन्नड़ में लिखिए। दूसरी चीज, हम लोग बैंक जाते हैं, चेक मिलता है, चेक में लिखता है, वहां बैंक में लिखा होता है, हम हिंदी में लिखे चेक सहज स्वीकार करते हैं। अब इसको पलटना होगा आपको, वहां ये इतनी मेहनत करनी होगी कि बैंक वाले लिखे, हम अंग्रेजी में भी लिखे हुए चेक स्वीकार करते हैं, हिंदी में करते हैं काम। करिए, हमारे यहाँ हिंदी में काम होता है लेकिन हम अंग्रेजी के भी स्वीकार कर लेते हैं। तो उसको जब आप अपनी मर्यादा, आप अपनी भाषा के पीछे लग जाएंगे तो जरूर इसमें से अंकुर प्रस्फुटित होगा और ये भाषा आगे बढ़ेगी। तो केवल प्रचार से ही नहीं, प्रसार से ही नहीं, ये सब देखना होगा, आपको अपनी जड़ें मजबूत करनी होंगी। एक है आर्टिकल 343 आर्टिकल 343 वो कहता है कि भाई हिंदी भाषा है, आपको अपनी भाषा में लिखिए, और आप चाहें तो वहां के जो क्षेत्रीय भाषा है, जैसे हमारे मान लीजिए तमिल में तो क्षेत्रीय भाषा मान लो तमिल की है, तो उसके साथ हिंदी के वो भी प्रचार प्रसार में करके और न्यायालय की भाषा हिंदी करनी होगी। आपके पास सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसलेटर्स हैं, कन्नड़ से आता है, केरल से केस आता है तो वो केरल में लिखा जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, अधीनस्थ कोर्ट्स में निर्णय होता है, वो भी वही होता है, उसका ट्रांसलेशन करके सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जाता है। बंगाल से जब ट्रांसफर होकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में आए तो हम लोगों से कहते थे ये तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, क्योंकि हम तो बंगला है। फिर वो बंगला का एक मुहावरा मारते थे, वो हमारी समझ में नहीं आता था, तो कहते थे आप समझ में आया, हम कहते थे नहीं आया, तो बोला हमको भी नहीं आता हो। अरे भाई ठीक है, तो कहने का मतलब एक है। दूसरी बात यह है कि हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय कोविंद साहब, उन्होंने एक जगह वक्तव्य दे दिया और उनका वक्तव्य यह था कि जो अभी कई बात कही गई थी कि हिंदी, अगर आप हिंदी भाषी हैं, आपका कोर्ट है, तो आप हिंदी में याचिका दाखिल करिए, बंगाली हैं तो बंगाली में आप करिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पर एविडेंस रिकॉर्ड होता है तो वो बंगाल में होता है, बंगाल में बंगाली में होता है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन उसमें होता है, गुजरात में गुजराती में होता है, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि एक बार एक साहब बंगाल चले गए और बंगाल में जाकर के उन्होंने वो थे केरल के, तो उन्होंने केरल की पिटीशन दाखिल कर दी। अब लैंग्वेज तो कोर्ट्स की इंग्लिश है ना, हाई कोर्ट की और उसकी सुप्रीम कोर्ट की, तो रजिस्ट्रार ने कहा आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस पिटीशन, ब्रिंग इट इनटू इंग्लिश। उसने कहा ना मेरी मातृभाषा में है, मैं दाखिल कर रहा हूँ, यार बात हुई तय अंग्रेजी में हो गई। अब कहा यह गया कि जिस भाषा में वादी हो उस भाषा में जजमेंट दीजिए। जज साहब तमिलनाडु से आए हैं, और पंजाब में बैठे हैं, कैसे लिखते पंजाबी में जजमेंट, याची तो पंजाब का है ना, उसी भाषा में जजमेंट देना है। तो देखो ये सब बड़ी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है। मैं सजेस्ट केवल ये करना चाहता हूँ कि जब तक आप हिंदी को साथ लेकर नहीं चलोगे, राष्ट्रभाषा हमारी देखिए 8वीं अनुसूची में हिंदी आ गई, ठीक है, लेकिन हर आदमी हिंदी नहीं जानता। आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाइए और वेस्ट की तरफ जाइए, कश्मीर की तरफ जाइए तो नहीं जानता। थोड़े बड़े शब्द मिलते जुलते हैं वो अपनी जगह। तो जैसे क्या होता है, राज्यपाल क्या कर सकता है, राज्यपाल अपने प्रदेश में जो उसके बहुत से लोग, जो मेजॉरिटी लोग हैं वो जो भाषा बोलते हैं, उसको रिकमेंड कर सकता है कि इसको राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से रिकमेंड कर सकता है कि हाई कोर्ट में ये भाषा होगी, और वो भाषा वो उसको कर सकता है। वो अंग्रेजी भी कर सकता है, वो तमिल भी कर सकता है। तो ये धीरे धीरे आपको अंग्रेजी को डिस्प्लेस करना होगा, उसका आयतन घटाना होगा। तो जब आप उसका आयतन घटाएंगे
और हिंदी का बढ़ाएंगे, तब होगा एक काम। दूसरा काम क्या होगा, आपको जो बाहर से जजेस आ रहे हैं, बाहर से दूसरे प्रदेशों से जजेस आ रहे हैं, तो उन क्षेत्रों में भी, यानी ऑल ओवर इंडिया, थ्रू आउट पैन इंडिया, आपको ये कहना पड़ेगा जिसको वकालत पेशे में आना है, जिसको जज बनना है, उसके लिए हिंदी की अनिवार्यता है। जब तक अनिवार्य नहीं करेंगे हिंदी, आप अंग्रेजी को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं जी अंग्रेजी पढ़ने से हमें नौकरी आसानी से मिल जाएगी, अंग्रेजी पढ़ने के लिए हमें ज्ञान ज़्यादा मिले क्योंकि अंग्रेजी में पुस्तकें ज़्यादा होती हैं, अंग्रेजी में कार्य करने में हमें सुविधा होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपकी मानसिकता वैसी है। आप जब हिंदी में कार्य करने लगेंगे तो 4-6 बार के बाद आपको सारे टर्मिनोलॉजी, जितनी आपकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है, वो आपको सब, और वो आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो आपका ध्येय, इस हमारा भाषा अभियान का ध्येय यही होना चाहिए कि जहाँ भी हो, पहले तो हमारी हिंदी उस क्षेत्र की भाषा के समकक्ष खड़ी हो जाए, दूसरी इंग्लिश को वो डिस्प्लेस करके हटा दे उस जगह से, तभी आपका देखिए ये अभियान जो है ये सुचारू रूप से चलेगा और सक्सेसफुल होगा। उसके बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उतना छोटी छोटी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे मैंने बताया, टाइप करने के लिए हम हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए तैयार है, टाइप करने के लिए कोई टाइपिस्ट ही नहीं, ठीक, तो ज्ञान तो बेकार हो गया ना। फिर हिंदी का जो कार्य ही नहीं कर पाए हिंदी का, तो ना तो हिंदी की प्रगति हुई और ना तो हमारा कुछ हुआ, ना कोर्ट का कुछ हुआ, ना किसी का और का भला हुआ। तो उद्देश्य जो था वो पूरा खत्म। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, समय कम है, किसी दिन हम लोग और किसी इसमें करेंगे तो डिटेल में हम आपको बताएंगे कि कहाँ कैसे कैसे हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।